नमस्कार। आज हम डेटा और एआई की दुनिया में हो रहे एक बहुत बड़े फेरबदल की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और फोकस रहेगा डेटा ब्रिक्स पर। बिल्कुल। डेटाब्रिक्स नाम के एक प्लेटफॉर्म पर जिसके हाल ही में हुए समिट से कई बड़ी घोषणाएं सामने आई हैं। हमारे पास समिट की सारी जानकारी है और एक लेख भी है जो इस पूरी कहानी को जोड़ता है। हमारा मिशन सिंपल है, ये समझना कि ये नए फैंसी फीचर्स आखिर हैं क्या, और इससे भी ज्यादा जरूरी कि जो लोग हर दिन डेटा से जूझते हैं उनके लिए और कंपनियों के लिए इनके असल मायने क्या हैं। बिल्कुल तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा का जो सेंट्रल थीम है वो है इंटीग्रेशन। मतलब कैसे अलग अलग बिखरे हुए टूल्स और अलग अलग टीमों को एक ही छत के नीचे लाया जा रहा है। सही। ये सिर्फ एक मामूली टेक अपडेट नहीं है, ये डेटा के साथ काम करने के पूरे तौर तरीके को बदलने की कोशिश है। चलिए फिर सबसे चौंकाने वाली घोषणा से शुरू करते हैं, जिसने शायद सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है। फ्री एडिशन वाली। हाँ, डेटाब्रिक्स का नया फ्री एडिशन। सुनने में तो ये ठीक लगता है, पर ये इतनी बड़ी बात क्यों है? ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये पुराने बहुत ही सीमित कम्युनिटी एडिशन को रिप्लेस कर रहा है। अच्छा। सालों से इंडस्ट्री में एक शिकायत थी, खासकर स्टूडेंट्स और नए डेटा इंजीनियर्स की तरफ से, कि डेटाब्रिक्स सीखना बहुत मुश्किल और महंगा है। हाँ, आपको या तो किसी कंपनी के अकाउंट की जरूरत होती थी या फिर पैसे खर्च करने पड़ते थे। मतलब एंट्री पर ही एक बैरियर था। सही। तो अब इस नए फ्री एडिशन में क्या क्या मिल रहा है? अब कोई भी अपने पर्सनल ईमेल से साइन अप कर सकता है और उसे एक पूरा वर्क स्पेस मिलेगा। पूरा वर्क स्पेस? हाँ, साथ में एक छोटा क्लस्टर यानी कंप्यूट पावर और सीखने के लिए सैंपल नोटबुक्स भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यूनिटी कैटलॉग और जीनी जैसे एंटरप्राइज लेवल टूल्स। एग्जैक्टली, एंटरप्राइज लेवल टूल्स का भी एक्सेस है। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये असली प्लेटफॉर्म का एक छोटा लेकिन फंक्शनल वर्जन है। वाओ, मतलब अब कोई भी अपने घर बैठे बैठे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले असली टूल्स पर हाथ आजमा सकता है। इससे तो टैलेंट पूल पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। इसने सीखने की सबसे बड़ी रुकावट को हटा दिया है। अब कंपनियां ऐसे लोगों को हायर कर पाएंगी जिन्हें पहले से प्लेटफॉर्म की समझ है। एक बहुत पुरानी शिकायत दूर हो गई। हाँ, सालों पुरानी एक बहुत बड़ी शिकायत को आखिरकार दूर कर दिया गया है। इसी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। हमारे सोर्स मटेरियल में बताया गया है कि समिट से ठीक पहले एक इन्फ्लुएंसर शिकायत कर रहा था कि उसे सीखने के लिए फ्री एक्सेस क्यों नहीं मिलता। अच्छा। और जब ये घोषणा हुई तो भी वो किसी और बात पर नाखुश था। खैर, अब सीखने वालों के लिए तो दरवाजे खुल गए हैं। बिल्कुल, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, तो उन्होंने फ्री एक्सेस देके सबके लिए दरवाजे खोल दिए, लेकिन लोग अंदर आके करेंगे क्या? इसके लिए घर का ढांचा भी तो मजबूत होना चाहिए। और शायद यहीं से लेक बेस का आइडिया आता है, जो इस पूरे प्लेटफॉर्म की नींव जैसा लग रहा है। ये क्या चीज है? ये डेटाबेस के बारे में सोचने का एक तरह से बिल्कुल नया तरीका है। ओके। ट्रेडिशनल डेटाबेस में क्या होता है कि कंप्यूट यानी प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज, हाँ, वो एक साथ बंधे होते हैं। हाँ, मतलब अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आपको ज्यादा कंप्यूट के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, भले ही आप उसे इस्तेमाल ना कर रहे हो। बिल्कुल सही। तो क्या ये कुछ ऐसा है जैसे किसी रेस्टोरेंट में किचन और गोदाम अलग अलग हो? हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सही है। जब कोई ऑर्डर आता है तो आप सिर्फ जरूरी सामान किचन में लाते हैं, बाकी सब गोदाम में सुरक्षित रहता है। परफेक्ट। लेक बेस यही करता है, ये कंप्यूट और स्टोरेज को अलग कर देता है। आपका कोल्ड डेटा यानी जो डेटा कम इस्तेमाल होता है वो डेल्टा लेक में सस्ते ऑब्जेक्ट स्टोरेज पर रहता है। और हॉट डेटा जिसकी आपको तुरंत जरूरत है वो सर्वलेस पोस्टग्रेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेमोरी में रहता है ताकि स्पीड बनी रहे। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो इसका सीधा फायदा क्या है? पैसे की बचत। पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पारंपरिक डेटाबेस बहुत महंगे हो सकते हैं, लेकिन लेक बेस जो है वो लेक हाउस आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है, जो डेटा वेयर हाउस की स्पीड और स्ट्रक्चर और डेटा लेक की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को एक साथ लाता है। इससे लागत तो कम होती ही है, साथ ही आपका सारा डेटा डेटाब्रिक्स इकोसिस्टम के अंदर ही रहता है। आपको अलग अलग सिस्टम्स के बीच डेटा मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे लगता है कि इसमें ओपन सोर्स होने का भी एक बड़ा एंगल है ना? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ये पोस्टग्रेस और पार्के जैसे ओपन फॉर्मेट्स पर बना है। तो इसका मतलब है कि कंपनियां किसी एक वेंडर के साथ बंद कर नहीं रह जाती। उनका डेटा एक ओपन फॉर्मेट में होता है जिसे वे चाहें तो कहीं और भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे कहते हैं वेंडर लॉक इन से बचना। सही। साथ ही इसमें एक और फ्यूचर फेसिंग फीचर है एआई एजेंट्स के लिए तेजी से डेटाबेस की कॉपी बनाने की क्षमता, जिसे क्लोनिंग कहते हैं।
लेकिन हर नई चीज की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां तो होंगी। ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, क्या उतना ही आसान है? बिल्कुल, चुनौतियां हैं। पहली बात तो ये कि ये एक नया आर्किटेक्चर है, तो हो सकता है शुरुआत में कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें या बग्स देखने को मिले। स्टेबिलिटी इश्यूज। हाँ, इसे स्टेबल और मैच्योर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। कंपनियों को इसे अपनाने से पहले बहुत अच्छी तरह से टेस्टिंग करनी होगी। सही बात है। तो हमारे पास अब एक मजबूत नींव है जिस पर कोई भी आकर काम कर सकता है। अब सवाल ये है कि इस नींव पर हम बनाएंगे क्या? और यहीं पर शायद डेटाब्रिक्स ऐप्स की बात आती है। एग्जैक्टली। डेटाब्रिक्स ऐप्स का जो मूल विचार है वो बहुत शक्तिशाली है। ऐप को डेटा के पास ले जाओ, न कि डेटा को ऐप तक लाओ। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर। सोचिए, आपका डेटा एक बहुत भारी और कीमती खजाना है जो एक सुरक्षित तिजोरी में रखा है। ठीक है। अब तक क्या होता था? जब भी किसी ऐप को उस खजाने की जरूरत पड़ती थी तो आप उस भारी भरकम खजाने को उठाकर ऐप के पास ले जाते थे। इस प्रोसेस में समय, पैसा और सिक्योरिटी का रिस्क तीनों लगते थे। समझ गया। डेटा को मूव करने में हमेशा सिरदर्द होता है। सही। डेटाब्रिक्स ऐप्स कहता है कि खजाना अपनी जगह यानी डेटाब्रिक्स के अंदर ही रहेगा। अच्छा। आप बस अपने टूल्स और ऐप्स जैसे स्ट्रीमलिट या फास्टी एपीआई को उसके पास ले आइए और वहीं पर अपना काम कीजिए। इससे डेटा, बैकएंड लॉजिक और यूजर इंटरफेस सब कुछ एक ही जगह पर होता है। डेवऑप्स का काम बहुत कम हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा असर टीमों पर कैसे पड़ेगा? इसका सबसे बड़ा असर ये है कि ये टीमों के बीच की दीवारों को तोड़ता है। साइलोस को। हाँ, साइलोस को। पहले डेटा इंजीनियर डेटा तैयार करता था, फिर एनालिस्ट उस पर एनालिसिस करता था और फिर डेवलपर उस पर एक ऐप बनाता था। ये एक लंबी और टूटी हुई प्रोसेस थी। अब ये तीनों एक ही जगह पर, एक ही डेटा पर मिलकर काम कर सकते हैं। जैसा कि लेख में बताया गया है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन इसमें भी कोई ना कोई कमी तो होगी। क्या इसके ऐप्स दिखने में उतने अच्छे होते हैं जितने कस्टम बिल्ट ऐप्स? ये एक वैलिड पॉइंट है। शुरुआत में हो सकता है कि इन ऐप्स का लुक और फील थोड़ा सादा या जेनेरिक लगे। आपको शायद वो पिक्सल परफेक्ट कस्टमाइजेशन ना मिले जो आप एक डेडिकेटेड फ्रंट एंड टीम से उम्मीद करते हैं। मतलब स्पीड और इंटीग्रेशन के लिए एक छोटा सा समझौता हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐप्स सीधे डेटा पर बन रहे हैं जिससे टीमों का काम आसान हो रहा है। पर एआई के इस दौर में क्या हम इस प्रोसेस को और भी ऑटोमेट कर सकते हैं? मतलब क्या ऐप्स खुद ब खुद स्मार्ट हो सकते हैं? मुझे लगता है ये हमें इस समिट के सबसे भविष्यवादी हिस्से यानी एजेंट ब्रिक्स की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। एजेंट ब्रिक्स एक फ्रेमवर्क है जो एआई एजेंट्स बनाने के लिए है, लेकिन ये सिर्फ एक और एआई टूल नहीं है। अच्छा। इसकी खासियत ये है कि ये एजेंट्स आपके डेटा पर खुद को ऑटो ऑप्टिमाइज करते हैं। एक मिनट, ऑटो ऑप्टिमाइज? ये तो कमाल है। मतलब अब डेटा साइंटिस्ट को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, प्लेटफॉर्म खुद ही सारे एक्सपेरिमेंट करके बता देगा। फिर ये अलग अलग तरीकों को आजमाता है, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वेक्टर सर्च या मॉडल को फाइन ट्यून करना। और आखिर में ये आपको एक ग्राफ दिखाता है। ग्राफ? किस चीज का? जिसमें लागत, कॉस्ट बनाम क्वालिटी का पूरा ब्यौरा होता है। वाह। तो मतलब मैं अपना बजट तय कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि उस बजट में मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी कहाँ मिल रही है। एग्जैक्टली। ये एआई के प्रदर्शन को मापने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक हम अक्सर गट फीलिंग या अंदाजे पर भरोसा करते थे कि हाँ, ये मॉडल अच्छा काम कर रहा है। सही। लेकिन एजेंट ब्रिक्स हमें एक ऑब्जेक्टिव स्कोर देता है, एक प्रॉपर बेंचमार्क, और इसे रीट्रेन करना भी बहुत तेज है, बस एक सिंपल कमांड से। ये तो गेम चेंजर जैसा लग रहा है। लेकिन इसमें क्या खतरे हैं? क्या ये अभी पूरी तरह से तैयार है? नहीं, और यहीं पर सावधानी बरतने की जरूरत है। पहली बात, ये अभी बीटा में है। ठीक है। दूसरी, जो सिंथेटिक टेस्ट ये खुद बनाता है वे हमेशा हर तरह के एज केस या असाधारण स्थितियों को नहीं पकड़ पाते। और तीसरा, जब एआई खुद डेटा जनरेट कर रहा हो तो डेटा प्राइवेसी और गवर्नेंस का ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इन सब का असली दुनिया में क्या मतलब है अभी? ये सब टेक की बातें, लेकिन कोई कंपनी इनसे अपना बिजनेस कैसे बेहतर कर सकती है? लेख में कुछ उदाहरण दिए गए थे ना? हाँ, और वो उदाहरण इस प्लेटफॉर्म के असली मकसद को दिखाते हैं। सोचिए हेल्थ केयर में, जहां एक मरीज का सारा डेटा, उसकी रिपोर्ट्स, डॉक्टर के नोट्स, मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ एक ही जगह पर। हाँ, सब एक ही जगह पर हो।
इस पर बने ऐप्स और एजेंट्स डॉक्टरों को बेहतर इलाज तय करने में रियल टाइम में मदद कर सकते हैं। या फिर फाइनेंस में? फाइनेंस में रियल टाइम में धोखाधड़ी का पता लगाना। जब सारा ट्रांजैक्शन डेटा एक ही जगह पर लाइव हो तो एआई एजेंट्स तुरंत संदिग्ध पैटर्न पकड़ सकते हैं। इसी तरह रिटेल में ग्राहकों के खरीदने के पैटर्न को समझकर इन्वेंट्री को ऑटोमेटिकली मैनेज किया जा सकता है। असल में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले डेटा टीम्स की पहचान उनके इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स से होती थी। हाँ, हम टैब्लो वाले हैं या हम स्नोफ्लेक एक्सपर्ट हैं। सही। अब डेटाब्रिक्स कह रहा है कि टूल भूल जाओ, बिजनेस की समस्या पर ध्यान दो। इससे टीमों की पहचान टूल से हटकर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आ जाएगी। और ये बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। बिल्कुल। लेकिन उन कंपनियों का क्या जो पहले से ही टेराडेटा या ओरेकल जैसे पुराने भारी भरकम सिस्टम्स पर बैठी हैं? उनके लिए तो इस नई दुनिया में आना बहुत मुश्किल होगा। और इसी मुश्किल को हल करने के लिए उन्होंने लेक ब्रिज की घोषणा की है। लेक ब्रिज? हाँ, ये एक ओपन एआई पावर्ड टूल है जो पुराने सिस्टम से माइग्रेशन में मदद करता है। तो ये लेक ब्रिज सुनने में तो जादू जैसा लगता है। पुराना कोड डालो, नया कोड मिल गया। लेकिन एआई पर इतना भरोसा करना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोड को इस तरह बदलते जो दिखने में सही लगे पर अंदर से कोई बड़ी गड़बड़ी कर दे? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। एआई आपको सिंटैक्स यानी कोड की ग्रामर तो सही करके दे देगा, लेकिन बिजनेस का जो असल लॉजिक है उसे शायद न समझे। कोई उदाहरण? मान लीजिए कोड में कहीं लिखा है कि डिस्काउंट 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एआई शायद उसे बदलकर 10% से कम नहीं होना चाहिए कर दे। सिंटैक्स सही है, पर बिजनेस का लॉजिक पूरी तरह से उल्टा हो गया। एग्जैक्टली। मतलब ये कोई जादुई बटन नहीं है? नहीं, यह एक एक्सेलरेटर है, ऑटो पायलट नहीं। यह महीनों का मैनुअल काम बचा सकता है, लेकिन इसके बाद इंसानों द्वारा बहुत सावधानी से टेस्टिंग की जरूरत होती है, जिसमें समय और पैसा दोनों लग सकता है। अच्छी बात यह है कि इस टूल की कोई लाइसेंस फीस नहीं है। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है। बिजनेस यूजर्स। हाँ, बिजनेस यूजर्स, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, उनके लिए इस दुनिया में क्या है? ये इस पूरी कहानी का आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा है, और इसके लिए उन्होंने डेटाब्रिक्स 1 की घोषणा की है। डेटाब्रिक्स 1? और ये तकनीकी लोगों के लिए नहीं, बल्कि सीधे बिजनेस यूजर्स के लिए है। तो ये है क्या, कोई नया डैशबोर्डिंग टूल? ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक यूनिफाइड पोर्टल है जो सर्च, चैट, डैशबोर्ड और अलर्ट्स को एक ही जगह पर लाता है। एक ही जगह? हाँ, सोचिए किसी बिजनेस मैनेजर को अपनी टीम की सेल्स परफॉर्मेंस देखनी है। उसे अब अलग-अलग डैशबोर्ड खोजने या किसी एनालिस्ट को ईमेल करने की जरूरत नहीं। वो बस डेटाब्रिक्स 1 में जाकर सर्च कर सकता है या चैटबॉट से पूछ सकता है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये एक और कॉर्पोरेट टूल नहीं बन जाएगा जिसे आईटी टीम तो लागू कर देती है पर असल में कोई इस्तेमाल नहीं करता? हम सबने अपनी कंपनियों में ऐसे बहुत सारे सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ पोर्टल्स आते जाते देखे हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि लोगों को अपनाना है। अडॉप्शन? हाँ, अडॉप्शन। किसी भी प्लेटफॉर्म की असली सफलता तभी है जब उसे एक कंपनी में हर कोई इस्तेमाल करे, सिर्फ डेटा टीम नहीं। इसका लक्ष्य शेयर पॉइंट जैसी जगहों को डेटा से जुड़े कामों के लिए रिप्लेस करना है। लेकिन बड़ी कंपनियों में लोगों की आदतें बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। इसके लिए ट्रेनिंग और मैनेजमेंट की तरफ से एक मजबूत पुश की जरूरत होगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने बहुत सारे नए फीचर्स देखे, फ्री एक्सेस से लेकर खुद को सुधारने वाले एआई एजेंट्स और बिजनेस यूजर्स के लिए एक नया पोर्टल तक। इन सब में एक ही धागा है जो सबको जोड़ता है, और वो धागा है इंटीग्रेशन का। टूल्स, टीमों और डेटा के बीच की बाधाओं को तोड़ना। अब तक हम बेस्ट ऑफ ब्रीड अप्रोच पर चलते थे, यानी हर काम के लिए सबसे अच्छा अलग-अलग टूल इस्तेमाल करना। सही। लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। हम एक ही एकीकृत प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं जहां डेटा, एआई और एप्लीकेशन सब एक साथ रहते हैं। इससे टीमें ज्यादा तेजी से और मिलकर काम कर पाती हैं। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। तो हमारे स्रोतों में एआई एजेंट्स और एप्स को सीधे डेटा के ऊपर बनाना आसान करने की बहुत बात हुई है। चलिए इस पर एक कदम और आगे की सोचते हैं। जरूर। क्या होगा जब ये एआई एजेंट्स, जिन्हें बनाना अब इतना आसान हो गया है, खुद ही प्लेटफॉर्म पर दूसरे एआई एजेंट्स को बनाने और सुधारने लगे? मतलब एक एआई दूसरे एआई को मैनेज करे? हाँ, जब एक एजेंट दूसरे एजेंट का परफॉर्मेंस मॉनिटर करे और उसे ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर दे।
इससे व्यवसायों के काम करने और इनोवेशन करने के तरीके में कौन सी नई संभावनाएं खुल सकती हैं और साथ ही कौन सी नई और अनसोची चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।